हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत दिया है। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं राजन कुमार रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने क्या अपना बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें से संज्ञानात्मक विकास जो है उसका क्या तात्पर्य होता है, कि संज्ञानात्मक विकास जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बच्चे के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है, जिसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य कहाँ से होता है कि बालक जो चीज़ें सीखती है किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से उसमें उसके अवधान में वृद्धि हो रही है, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क इत्यादि में किस तरह से वृद्धि होती है, उन्हीं के बारे में जीन पियाजे ने एक अपना प्रयोग करके उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष को दिया है। उसी के बारे में हम लोग जो है इसमें अच्छे से अध्ययन करते हैं आगे। तो देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय वो जो थे वो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो आपको आप इमेज में देख सकते हैं उनको, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक के में जो वृद्धि का विकास होता है वह किस प्रकार से होता है उनका अपना एक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर ही इसका प्रयोग किया था। यानी कि खोज का विषय किसको बनाया, उन्होंने स्वयं के बच्चे को बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने जब अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जिन्होंने खोज किया उस खोज को अपने बच्चे पर ही वो प्रयोग किए थे, ठीक है, और उसी से निष्कर्ष निकाला और अपना एक सिद्धांत दिया। तो उन्होंने जो अपने खोज किया था वो कहाँ पे किया था, तो अपने खुद के बच्चे पर किया था। और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं को वो बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने उनके अपने विचारों को प्रतिपादन किया, जिन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जीन पियाजे का मानसिक सिद्धांत, ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कौन कौन से होते हैं, वो मतलब वो क्या होते हैं और उसको कितने अवस्था में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 मुख्य पॉइंट को बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद उनके सिद्धांत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो कौन से 3 मुख्य पॉइंट है। तो वो है हमारा अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन, ठीक है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बच्चे ये 3 तरह से सीखते हैं। पहला अनुकरण, दूसरा आत्मसातीकरण करेंगे, फिर क्या है कि बच्चे उसका लास्ट में समायोजन करेंगे, तब जाकर के चीज़ों को सीखेंगे। किसने बताया है ये, तो ये जीन पियाजे ने बताए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन बच्चे को किस तरह से सीखने में मदद करता है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश, ये बातें अब यहाँ पर ज़्यादा लागू होगी। जैसे कि जैसा देश वैसा भेष कहने का मतलब हुआ कि जिस देश में हम जाएंगे उस तरह के पहनावे, रहन सहन को अपनाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि हम वहाँ पर अनुकूलन कर रहे हैं, उस देश के उस जगह के खास पार्टिकुलर जगह पर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मतलब कोई व्यक्ति है वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो अपनी मातृभाषा तो वो जानता ही जानता रहता है, लेकिन वहाँ की भी भाषा को वो सीख लेता है धीरे धीरे। तो क्या कर रहा है ना कि अपनी बातों को वहाँ पर जानने के अलावा क्या है कि वहाँ की बातों को भी वो सीख रहा है, यानी उस स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। इसको हम लोग अनुकूलन कहेंगे। वहाँ के खाना, पहनावा, बोलचाल, सारी चीज़ों में खुद को वहाँ पे ढाल रहा है, इसी को कहते हैं अनुकूलन। तो बच्चे जो है अनुकूलन के माध्यम से भी सीखते हैं, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। अगला टर्म आता है हम लोग का, वो है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसको समझिए कि पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो पुरान अवधारणा बन चुकी है उसके आधार पर उसी में नए ज्ञान को जोड़ेंगे, यह क्रिया क्या कहलाएगी, आत्मसातीकरण। इसको समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर बालक है, वो देखता है किसको है, तो कौवा को देखता है एक दिन, ठीक है। कौवा उसके सामने आया, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और कौवा को देखता है तो क्या होता है कि वह देखता है कि उसके 2 पैर है, वो उड़
सकता है और वो रोटी छोटे छोटे अन्न इस सबको क्या है कि खाते हैं कौवा, ठीक है। अगली रोज वो देखता है एक कबूतर को, ठीक है, किसको देखता है, कबूतर को देखता है। तो बच्चे फिर सोचता है अरे ये तो वही कौवा आ गया जो क्या है, बच्चे सोच रहा है कि इसको तो मैं कल देखा था वही है, कि इसको भी 2 पैर है, ये भी उड़ सकता है और यह भी दाना रोटी इस सब को चुन चुन के खा रहा है। तो बच्चे वहां पर क्या कहेगा कि ये कौवा और कबूतर को, जैसे ही बच्चे यहाँ पर पहला दिन कौवा देखा और दूसरा दिन कबूतर को देखा, तो बच्चे क्या समझेगा कि ये जो कबूतर है यह क्या है, कौवा है। मतलब समझिए गौर से कि बच्चे यहाँ पर कबूतर और कौवा में ज़्यादा अंतर यहाँ पर जो है नहीं बता पाता है। इसको क्या समझेगा बच्चे, कौवा है। क्यों? क्योंकि यह भी उड़ सकता था और इसको भी दिखता है उड़ रहा है, इसके भी 2 पैर है, इसको भी 2 पैर है, यह भी छोटे छोटे दानों को चुन करके खा रहा था, यह भी चुन के खा रहा है। तो बच्चे क्या है कि यहाँ पर नहीं समझ पा रहा है कि कौवा और कबूतर में अंतर है। यहाँ पर कबूतर को बच्चे कौवा बता रहा है, यानी कि उसके मस्तिष्क में जो पुराने ज्ञान बन चुके थे, कौवे के बारे में अवधारणा बन चुकी है, उसी के आधार पर क्या है कि वह एक और पक्षी को देखता है, उसको भी कौवा बताता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, आत्मसात कर रहा है, अपने मस्तिष्क में बने ज्ञान को लेकर के क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पर आत्मसात कर रहा है। इसी को हम लोग आत्मसातीकरण बोलते हैं। लेकिन वही बच्चे जब अगले स्टेज में क्या करेगा कि वह बच्चा वही रहेगा, फिर से कौवा को देखेगा, फिर से कबूतर को देखता है, लेकिन इस बार क्या करता है बच्चे कि कौवा और कबूतर में अंतर को बता देता है। जैसे कौवा काला होता है, कबूतर जो है ये जरूरी नहीं है कि काला ही होगा, जिसके 2 पैर होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो कबूतर ही होंगे, और भी कोई पक्षी हो सकते हैं जो है रोटी चुन के खाता है या फिर दाना चुन के खाता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सारे पक्षी कौवे ही होंगे। जब ये चीज़ें बच्चे जानने लगता है, यानी अपने पुराने ज्ञान में चीज़ों को समझने लगता है, नवीन ज्ञान को जब वो जान जाता है, तो यह प्रक्रिया हम लोगों का समायोजन कहलाता है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यहाँ पर बच्चे जो है कौवा को भी देख रहा है, कबूतर को भी देख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर को यहाँ पर जान रहा है। अपने पुराने ज्ञान में जो उसके कौवा के प्रति जो बातें अवधारणा बन चुकी थी, उसको यहाँ पर परिवर्तन कर लिया कि हर पक्षी जो है जिसके 2 पैर होंगे और जो दाना रोटी ये सबको खाता है, वह कौवा नहीं होता है। अब वो समझने लगा है कि कबूतर अलग है, कौवा अलग है। इसी तरह से और भी पक्षी हैं, जैसे तोता अलग है, मैना अलग है, और भी पक्षी हैं, सारे के सारे अलग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उड़ेगा और जिसके 2 पैर रहेंगे वो कौवा होंगे। तो ये चीज़ें जब बालक समझने लगता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर कि बालक समायोजन कर रहा है, ठीक है। तो यही 3 टर्म थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में आते हैं इससे प्रश्न। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं कौन कौन से हैं। उन्होंने जो अवस्था दी है उसको मतलब कितने अवस्थाएं बांटे हैं। तो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जो 4 अवस्था विभाजित किया, अपने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्था में विभाजित किया है, अपने संज्ञानात्मक अवस्था को, विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है। जिनमें से सबसे पहला जो अवस्था है वह है हमारा इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है। इंद्रियगामक अवस्था यानी कि इसको हम लोग दूसरे नाम से संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं। तो इसका जो एज होता है वह होता है 0 से 2 वर्ष। कितने से कितने वर्ष के बीच में होती है, यह जो होता है 0 से 2 वर्ष, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, पेशीय गामक अवस्था, इन सारे नामों से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो क्या गुण होगा, विलक्षण होगा, इसको बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो मानसिक क्रियाएं जो भी करते हैं वह इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के द्वारा संपन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चे क्या करेंगे, इसमें आँख, नाक, कान इत्यादि से सोचता है। यानी कि भूख जब लगेगा बच्चों को तो क्या करेंगे, रो करके व्यक्त करेंगे कि मुझे भूख लगी है। बच्चों को जब किसी की चीज़ की प्रसन्नता होगी तो वो हंस करके व्यक्त करेगा। जब बच्चों को किसी प्रकार की कष्ट होगी तो क्या करेगा, बच्चे रो करके फिर से व्यक्त कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि अपने आँख, नाक, कान से बच्चे यहाँ पर सोचता है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोलेगा। अपने एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी से बच्चे अपने ज़रूरत के चीज़ों को पाने के लिए शारीरिक गतिविधियाँ करते रहती हैं, ठीक है। तो अगला इसका जो इसमें और भी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से होंगी कि इस अवस्था में बच्चे जो है जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी उसके सामने जो चीज़ें रखी है बस उसी को उसके बारे में वही उसका अस्तित्व होता है। इस अवस्था में बच्चे जो है निर्जीव और सजीव वस्तु में विभेद नहीं कर पाते हैं। बच्चे सारे को एक जैसे समझते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो। इस अवस्था का जो सबसे गुण होता है वह है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं कि अनुकरण करेंगे, स्मृति करेंगे और मानसिक अनुरूपण से ही अवस्था संबंधित है। यानी बच्चे के सामने कोई बड़े जो है जिस प्रकार से चीज़ों को करेंगे बच्चे भी उसको दोहराने का प्रयास करेगा। अनुकरण यही कहलाता है। अगला स्टेज है हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में, वह है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसका जो स्टेज है, इस स्टेज का जो उम्र होती है बच्चे का, वह है हमारा 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच वाली अवस्था जो कहलाएगी, वह जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में देखते हैं कि क्या होता है बच्चे, इस अवस्था के बच्चे का क्या क्या गुण अभिलक्षण पाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस अवस्था में जो है बच्चे क्या करेंगे कि अपने परिवेश में, यानी उसके आसपास में जो भी वस्तुएं रहेगी उसको पहचानने लगेंगे और साथ ही साथ उसमें विभेद भी करने लगेंगे। यानी कि इस अवस्था में बच्चे के सामने वो इतना समझ जाते हैं, जैसे उसके ज़रूरत की चीज़ जैसे गेंद हो गया, छोटे मोटे कलम, कॉपी, फुटबॉल, बैट, इन सारी चीज़ों को बच्चे पहचानने लगता है। अपने परिवेश में जो वस्तु रखी रहती है उसको पहचानने लगता है और साथ ही साथ उसमें विभेद भी करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था का ये गुण होता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है 2 वर्ष। देखिए, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है, बच्चे जब बोलने लगता है, वो चीज़ें 2 वर्ष के अवस्था से बच्चे जो है कुछ कुछ चीज़ें बोलने लगती है कि बच्चे क्या करेंगे कि उसमें भाषा का विकास होने लगता है। छोटे छोटे शब्दों को बच्चे बोलने लगेंगे, मम्मी पापा, दादा दादी, इस तरह की बातें क्या है कि जो आसान शब्द रहेंगे उसको बच्चे इस अवस्था में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अगला जो इस अवस्था का गुण होता है वो इस प्रकार से है कि इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संकलन करता है। यानी कि बालक में इस अवस्था में नई सूचनाएं और अनुभव जो है वो आने लगता है इस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था का जो और खास बात है कि इसमें क्या है कि सामान्य मानसिक क्रिया भी बच्चे करने लगते हैं, जैसे छोटा मोटा जोड़, घटाव, गुना, भाग जो है, जो कि एकदम स्टार्टिंग एज का रहेगा, मतलब कि एकदम छोटा सा रहेगा, उसको क्या करेंगे कि बच्चे यहाँ पर सॉल्व करने लगते हैं। छोटा मोटा जोड़, घटाव, गुना, भाग को क्या करेंगे कि हल करने लगेंगे। और कहा जाए, देखा जाए तो इस अवस्था से ही बच्चे जो है तर्क की जो क्षमता होती है बच्चे में, इस अवस्था से स्टार्ट होने लगती है कि बच्चे धीरे धीरे क्या है कि इसमें तर्क की क्षमता जो है उसको समझने लगते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं इसी अवस्था में। इसका और भी गुण है, वो इस प्रकार से है कि इस अवस्था में जो अनुकरण है और खेल, इसी के माध्यम से बच्चे क्या है कि क्रिया को करते हैं। जो भी सारी क्रिया को करेंगे बच्चे, वो किसके माध्यम से करेंगे? अनुकरण और खेल के माध्यम से करते हैं इस अवस्था में। जीन पियाजे का ये दूसरा अवस्था था संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। अगला अवस्था है उसको हम लोग देखते हैं, वो है हमारा अवस्था नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था है इसका उम्र जो है वह है 7 से 11 वर्ष। यानी कि इस अवस्था में के जो बच्चे रहेंगे वो किस उम्र के रहेंगे? 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच का जो स्टेज है वह कहलाता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में बालक क्या है कि वस्तुओं को पहचानता ही है, साथ में क्या है उसका विभेद करने का गुण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि बच्चे जो है 2 वस्तुओं को देखेगा और उसमें क्या समानता है, क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, इस आधार पर बच्चे वर्गीकरण करने के योग्य बन जाते हैं अवस्था में। यानी कि कहा जाए तो बच्चे को क्या है कि इसमें तर्क करने की क्षमता का यहाँ पर विकास होने लगता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के अनेक नियमों को भी सीख लेता है। यानी कि उसके समाज में किन मानदंडों को अपनाया जा रहा है, किस नियम कानूनों को जो फॉलो किया जा रहा है, जिस समाज में बच्चे रह रहे हैं, इसके बारे में भी इस अवस्था में बच्चे, यानी कि जो बच्चे 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत आएंगे वो चीज़ों को सीखने लगेंगे और अनुकूलन की भावना उसमें आने लगेगी कि उसके समाज में रहने के लिए क्या क्या चीज़ों को जो है ज़रूरत पड़ेगी, कैसे करनी है, कैसे पहनावा होनी चाहिए, किस तरह से बात विचार होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, सारी चीज़ें बच्चे इस अवस्था में आकर के सीखने लगते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखने लगते हैं। इसका जो उम्र है वह है 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में और क्या होता है कि बच्चे का चिंतन जो है वो क्रमबद्ध और तर्क संगत होने लगता है। जैसे कि हमने दूसरी अवस्था के बारे में ही चर्चा किया था कि उस स्टेज में भी क्या होते हैं बच्चे कि चिंतन और तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे का चिंतन रहेगा वह एक क्रमबद्ध रहेगा और तर्क संगत रहेगा। तर्क संगत कहने का मतलब हुआ कि जैसे बच्चे जो है हमने पढ़ा कि इस अवस्था में वस्तुओं का विभेद करने लगते हैं, तो बच्चे जब विभेद करेंगे तो अपना एक तर्क देंगे, महत्वपूर्ण तर्क देंगे कि किस कारण से बच्चे जो है 2 वस्तुओं में अंतर को बता रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस अवस्था में आकर के बच्चे करने लगते हैं चिंतन, और जो कि क्रमबद्ध होगा और तर्क संगत भी करने लगते हैं। ठीक है, अगला जो इस अवस्था का जो गुण होता है वो इस प्रकार से है कि इस अवस्था में बालक जो है किसी भी वस्तु के लंबाई, भार इत्यादि जो भी अंक से आधारित प्रत्यय होती है उस पर भी चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। यह इस अवस्था का एक गुण है। अगला जो स्टेज है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का और सबसे लास्ट स्टेज है वह है हमारा
अवस्था नंबर 4, इसको बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जो एज है हमारा 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था तक के जो बच्चे रहेंगे वो इस अवस्था में के अंतर्गत आएंगे। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं, जीन पियाजे ने बताया है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस अवस्था के गुण क्या होता है इसको देखेंगे तो इस अवस्था का जो सबसे मेन गुण होता है, इंपॉर्टेंट है, वह है अमूर्त चिंतन। यानी कि इस अवस्था में बच्चे क्या है कि अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त चिंतन है इस अवस्था का प्रमुख विशेषता है। अमूर्त चिंतन उसको बोलेंगे कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है उस पर भी हम लोग जो उसके बारे में सोचना या फिर चिंता करना, उसके बारे में बताना हमारे लिए अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि क्या होता अगर धरती पे पानी नहीं होती, तो हमारे सामने अभी पानी है लेकिन धरती पर पानी नहीं होगी एक समय में, तो क्या क्या हो सकता है नुकसान इसका। ये चीज़ें जब बच्चे बताना, इस तरह की प्रश्न का हल करने बच्चे जब लग जाएंगे तो ये जो प्रश्न का हल करेंगे वो अमूर्त चिंतन के आधार पर करेंगे। तो इस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन। जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, अपना तर्क को दे रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, इसको हम लोग अमूर्त चिंतन बोलते हैं। और यह जो अमूर्त चिंतन है इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसीलिए इस अवस्था को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगला जो इसका मेन गुण होता है वह है कि इस अवस्था में बच्चे का भाषाई संबंधी जो योग्यता होती है और संप्रेषणशीलता का जो योग्यता होती है यह सबसे अधिक होती है। कहे तो इस अवस्था के अंत तक क्या है कि बच्चे में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है, संप्रेषण का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला जो पॉइंट है इस अवस्था का वह है कि इस अवस्था में बालक अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है। यानी कि बच्चे में क्या है कि अपने जो तर्क और वितर्क की जो क्षमता है उसको संगठित करके उच्च संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है इस अवस्था के बच्चे, 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे, ठीक है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है कि इस अवस्था में बालक भिन्न प्रकार की समस्या के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। हमने यहाँ पर बताया कि इस अवस्था में क्या है कि बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। और क्यों करेंगे, तो जब उसके सामने बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी तो उसके समाधान के लिए क्या करेंगे कि बच्चे अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकते हैं इस अवस्था के बच्चे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नियम के आधार पर बच्चे समस्या का हल निकालेंगे, अपने खुद का भी नियम निकाल सकते हैं जो उस समस्या का हल निकाल सकता है। इसके योग्य इस अवस्था में बच्चे बन जाते हैं। यानी कि इसको हम लोग दूसरी तरह से कर सकते हैं कि समस्या के समाधान के लिए इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक नियम का भी प्रयोग करने लगते हैं या फिर वैज्ञानिक नियम को भी खोज करने के योग्य बन जाते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे जो कि 11 से ऊपर वर्ष के बच्चे रहेंगे। अगला जो इसका जो मुख्य विशेषता है इस अवस्था का वो इस प्रकार से है कि बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक जीन पियाजे का मानना है कि बालक जो है वह सोचना, समस्या समाधान करना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह परिपूर्ण हो जाती है इस अवस्था के अंत तक। यानी कि वह जो अवस्था है वह है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका दूसरा नाम भी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज है वह है 11 वर्ष से ऊपर। यानी कि 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का अंत तक क्या है कि पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है, ऐसा जीन पियाजे महोदय का मानना है। यही आज का हमारा टॉपिक था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एवं उसकी अवस्था। उन्होंने क्या क्या चीज़ों को बताया है, किस अवस्था में किस तरह से बालक सोचते हैं, विचारते हैं, इसके बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यह टॉपिक आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोगों ने इस टॉपिक में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, इन सारे टर्मों को भी अच्छे ढंग से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यह वीडियो बहुत उपयोगी रहेगी और आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझे भी होंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण और आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो पढ़ने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बने रहेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेंगे, इसके लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। और तब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए सीटेट DLED BEd टीचर एग्जाम की नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।